नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। एक ऐसे पर्सन जो अपने ननिहाल नानी घर के सच्ची घटना को याद करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उनकी ननिहाल जो कि जयपुर से कुछ दूरी पर अवस्थित है। बात एक सर्द रात की है। दिसंबर लास्ट में बारिश की वजह से ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। हम सभी यानी मेरे मामा जी एवं मेरी नानी जी अलाव जलाकर हाथ सेक रहे थे। समय यही कोई 11 साढ़े 11 रहा होगा। हम सभी अपनी बातों में मशगूल थे कि तभी हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक देना शुरू किया। हम सभी चौंक गए थे। इतनी रात से कौन हो सकता है? पर दस्तक थी कि शांत ही नहीं हो रही थी। मेरे मामा जी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो उनके सामने एक 19 साल का नवयुवक पसीने से लथपथ पड़ा था। दरवाज़ा खोलते ही बस वह एक ही वाक्य बार बार बोले जा रहा था, वह मेरे पीछे है, वह मेरे पीछे है। बोलते बोलते वहीं पे वो बेहोश हो गया। तभी मेरी नानी जी ने बोला, अरे यह तो रमजी है, यहीं पास में चाय की दुकान पर काम करता है। उसे हम अंदर लाए और उस पर पानी के छिड़काव दिए। थोड़ी देर बाद वह होश में आया, लेकिन वह अभी भी वही शब्द दोहराए जा रहा था कि वह मेरे पीछे है, वह मेरे पीछे है। हमने उसे होश में आते ही पानी पिलाया और उससे पूछा कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और कौन तेरे पीछे है? पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी और वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। थोड़ी देर बाद हालात सामान्य होने पर उसने जो बताया, हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। केवल मामा जी और नानी जी को छोड़कर शायद वह सब पहले से जानते थे, इसलिए उन्हें उतना अचंभित नहीं लगा। उसने बताया कि वह किसी शादी में जाकर आ रहा था। उसे उसके चाचा के लड़के ने थोड़ी दूर पर ही उतारा था। वह अपने घर के लिए निकल गया। राम जी का घर भी थोड़ी दूर ही था, सो वह पैदल पैदल ही आ रहा था। जब मैं चौराहे से सीधा मुख्य रास्ते पर आया तो खाना खाने के बाद पानी ना पीने की वजह से उसे काफ़ी प्यास लग रही थी। रास्ते में ही एक हवेली पड़ती है जिसके नीचे सरकारी नल लगा हुआ है। वही पानी पीने लगा। उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि वह कहाँ खड़ा था। वह हवेली अपनी भूतिया घटनाओं की वजह से आसपास के सभी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। वह भी पानी पी रहा था कि तभी उसे घुंघरू की आवाज़ आने लगी। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसे पूरे रास्ते में कोई नहीं दिखाई दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज़ आ रही है। अब इस आवाज़ के साथ साथ किसी के मंद मंद हंसने की आवाज़ भी आने लगी। अब उसे आभास होने लगा कि यह आवाज़ ऊपर से कहीं से आ रही है। यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने ऊपर जब देखा तो वहाँ का नज़ारा कुछ और ही था। वहाँ एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए और आंखें जो कि उसी की तरफ ही देख रही थी, वह धीमे धीमे हंस रही थी। उसके पास ज़मीन पर लटके हुए थे जिसे वह दीवार पर मार रही थी। वह हवेली की मुंडेर पर बैठी हुई उसे लगातार घूरे ही जा रही थी। ऐसे हालात में राम जी के पांव बिल्कुल जम से गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसे उस हवेली के साथ जुड़ी सारी घटनाएं याद आने लगी, क्योंकि वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। इसलिए उसने हनुमान जी का नाम लिया और हमारे घर की तरफ दौड़ लगा दी, जो कि उसी हवेली से थोड़ी ही दूर पर था। थोड़ी सी दूरी पर ही आकर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत मुंडेर से ही रास्ते पर हो चुकी थी और उसके बिल्कुल पीछे ही राम जी थे। वैसे तो हिम्मत वाला आदमी था। उसने हनुमान जी का नाम लिया और अपनी गति दुगनी कर दी
और हमारे घर पहुंच गया। यह सब सुनने के बाद हम सभी सन्न से रह गए। मामा जी और नानी जी, उनके चेहरे पर एकदम सिकन सी नहीं थी। नानी जी चाय बनाकर लाए तथा उसके रुकने का हमारे घर पर ही इंतजाम करवाया गया और उसे हमारे घर के मंदिर में ले गए। हम सभी काफ़ी आश्चर्यचकित और रोमांच से भरे हुए थे, लेकिन मेरे मामा जी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। लग रहा था वह इसी से बिल्कुल भी अचंभित नहीं है। जब हमने उनसे इसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि यह भी सही समय नहीं है, इस पर सुबह ही बात की जाएगी। मामा जी ने हमें उस हवेली के बारे में क्या बताया होगा, यह जानने के लिए कहानी को पूरा जरूर सुने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाँव में सर्दियों के मौसम में अलाव न केवल उष्मा का साधन है बल्कि सामाजिकता का भी जरिया है। गांव में सुबह सुबह सभी लोग चाय लेकर अलाव के आगे बैठ जाते हैं और फिर चलते हैं किस्से। इस बैठक का यह सार्वभौमिक नियम है कि आपको पता होता है कि सामने वाला लंबी लंबी फेंक रहा है, पर आप उसे बीच में नहीं टोक सकते। विशेषकर जब मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ। तो हम भी सुबह सुबह अपने कंबल लपेटे आग के सामने बैठ गए और चाय का आनंद लेने लगे। और मामा जी कब मंदिर से पूजा पाठ करके आए और हमें हवेली का पूरा इतिहास बताए, इसका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मामा जी का आगमन हुआ। पहले तो उन्होंने हमें हमेशा की तरह हमारे सुबह देरी से उठने के लिए 4-5 भाषण सुनाए। हम सब अब सोच रहे थे कि ऐसे माहौल में उनसे हवेली की बात करना सही होगा, पर तभी किशन, जो कि हमारे सामने वाले घर में रहता है, हाथ में बड़ी सी थैली लेकर प्रकट हुआ। थैली से आ रही सुगंध से यह कहना आसान था कि यह मुलजी हलवाई की जलेबी और समोसे थे। सुगंध मामा जी के नथुनी में घुस ही रही थी कि उनके हाव भाव बदल गए। उन्होंने भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया और उसके लिए मामा जी को अदरक वाली चाय का विशेष ऑर्डर दिया। हमें बात शुरू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किशन ने जलेबी समोसे का पैकेट पकड़ आते ही मामा जी से कल रात हमारे साथ घटी घटना के बारे में जिक्र छेड़ दिया। गांव में अक्सर बातें और विशेषकर भूत प्रेत से जुड़ी खबरें जल्दी ही फैल जाती है। इस पर मामा जी कुछ याद करने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार गांव वालों को समझाया कि चलो मिलकर इस हवेली में भागवत का आयोजन करना चाहिए, तभी इस गांव में इन प्रेत और प्रेतनियों का कोप शांत होगा। इसी पर भरत जी, जो हमारे पड़ोसी थे, ने एक लंबा कस की बीड़ी का खींच मारा और लगभग सारा धुआं मेरे ऊपर छोड़ते हुए मामा जी की बात पर सहमति जताई और सुझाव दिया कि यही एक उपाय है कि इनकी आत्मा शांत करने का, वरना अभी तक तो यह प्रेत अपनी हवेली तक ही सीमित है, वरना वह समय दूर नहीं जब यह लोग गांव के लोगों का रात को निकलना हराम कर दे। इस पर मामा जी ने भरत जी को बीच में ही टोका और कहा, तुम्हें किसने कहा कि यह हवेली से बाहर नहीं निकलते? एक बार ब्रिजवासी, उनसे तो पूछो कि उनका क्या हाल है, जो उनके पास वाले ही घर में रहते हैं। रात को कभी भी उनकी छत पर आ जाती है। हालांकि उपाय करने के बाद उसका डर थोड़ा कम हुआ है। मामा जी के लड़के ने, जो मेरा ही हम उम्र था, उसने अपने पापा से पूछा कि क्या कोई घटना घटी उनके साथ कभी भी। हवेली में इस बात पर भी थोड़ा शांत हो गए, पर जब तक प्लेटों में जलेबी और समोसे लग चुके थे, वह एकदम से रिचार्ज हुए और बताने लगे। एक बार, जो कि हमारे ही उम्र के थे, वे और उनके दोस्त हवेली की छत पर ही पतंग उड़ाने के लिए गए हुए थे। यह सभी दोस्त ब्रिजवासी की छतों से कूदकर हवेली की छत पर पहुंच गए और पतंग उड़ाने लगे। दोपहर के समय जब यह सभी दोस्त पतंग उड़ाने में मस्त थे,
एक पतंग कटकर हवेली के ऊपर खुले हुए चौक से होते हुए हवेली की निचली मंजिल में पहुंच गई। हम सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अब नीचे जाकर पतंग कौन लाएगा? मामा जी उस समय शहर में ही पढ़ाई करते थे और शहर के अपने बहादुरी के किस्से अपने दोस्तों को सुनाते थे। तो इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपने सिर यह काम लिया, हालांकि इस शर्त पर कि विष्णु जो कि उनका दोस्त था वह सभी को गन्ने का रस पिलाएगा। मामा जी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। ऊपर से पहली मंजिल पर तो उजाला ठीक ठाक ही था, पर जैसे ही उन्होंने दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया तभी एक धीमी आवाज ने उन्हें रोका। ही 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 ही। यह आवाज़ इतनी धीमी थी कि व्यक्ति यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आवाज़ वास्तविक थी या केवल एक भ्रम, पर मामा जी की हृदय की गति बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। वह दूसरी सीढ़ी पर ही रुक गए और इंतज़ार करने लगे इस आवाज़ की दूसरी बार वापस आने का, एक निश्चयता के लिए। पर आवाज़ आ रही थी, वह भी केवल छत से, वो कटा चरखी समेत। इसका मतलब उनके दोस्त उन्हें छोड़कर वापस पतंगबाजी में लग गए थे। मामा जी ने मन में ही सोचा, ऐसे दोस्तों के लिए क्या इतना बड़ा खतरा मोल लेना सही होगा, वह भी एक कटी पतंग के लिए। पर अब प्रश्न पतंग का नहीं था बल्कि उनकी इज्जत का था। तो उन्होंने अपने मन को समझाया और वापस नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगे। एक एक सीढ़ी उनके लिए एक पहाड़ चढ़ने के बराबर थी। जनवरी की सर्दी में भी पसीने की 2-3 बूंदें उनके ललाट पर चमकने लगी थी। नीचे वाली तीसरी मंजिल की पहली सीढ़ी पर पहुंचते ही उन्हें गहरा धक्का लगा। यहाँ अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, पर दोपहर होने के कारण इतना भी नहीं। अब एक बार उन्होंने सोचा कि नीचे जाना सही रहेगा या नहीं। ऊपर जाकर तो यह कह देंगे कि पतंग कटी हुई थी इसलिए नहीं लाया, उन्हें क्या पता चलेगा। पर मन एक तरफ यह भी कह रहा था कि हवेली में आज तक जो भी लोगों के साथ बीता है वह केवल रात को ही, दिन में आज तक ऐसी कोई वाक़या नहीं हुआ। तो उन्होंने नीचे कदम बढ़ा दिए। खैर आखिरकार वह नीचे पहुंच ही गए। हवेली के बरामदे में निकट सन्नाटा पसरा हुआ था। एक मुर्दा घर की तरह ठंड उत्तर की तुलना में लगभग 2 गुनी थी। मामा जी ने एक बार ऊपर देखा, कोई नहीं दिखा। मामा जी के मन में जितनी गाली उन्हें याद थी मन ही मन में अपने दोस्तों को दी। उन्हें लगा था कि जब वह नीचे होंगे तो कम से कम उनके दोस्त छत से उन पर नज़र बनाए रखेंगे, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। नीचे हवेली में चारों तरफ कमरे बने हुए थे। किसी पर दरवाज़ा था तो कुछ कमरों के दरवाजे लगभग टूट चुके थे। दीवारों पर पुराने चित्र थे जिन्हें समय ने बदरंग बना दिया था। पतंग एक कमरे के सामने ही पड़ी थी। मामा जी की नज़र पहले पतंग पर और फिर उस कमरे पर गई। दरवाज़ा लगभग टूट चुका था, उसमें बड़े बड़े छेद हो गए थे। दीमक ने दरवाजे को जगह जगह से खोखला कर दिया था। मामा जी उस और बढ़े। मामा जी ने पतंग उठाई और उसका मुआयना करने लगे कि वह कहीं से फटी हुई तो नहीं है कि तभी खड़ खड़ सामने कमरे का दरवाज़ा जोर से अंदर से बजने लगा और उसके अंदर से ही जोर से खोलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई उस दरवाज़ा को खोलने का कोशिश कर रहा हो। और उसके साथ ही चूड़ियों की भी बजने की आवाज़ आ रही थी। कुछ सेकंड में ही माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जहाँ पहले निपट सन्नाटा था वहाँ अब दिल को चीर देने वाली भयंकर आवाज़ में तब्दील हो चुकी थी। मामा जी की नज़र अब दरवाजे पर पड़ी तो उनके होश ही उड़ गए। दरवाजे के ऊपर खेतों में से उन्हें 2 लाल फुर्ती आँखें उन्हें घूरी जा रही थी और एक खून से लाल जीव जो मानव से काफ़ी बड़ी थी एक खेत में से लप लप आ रही थी। यह सब देखकर अगर कोई व्यक्ति होता तो शायद प्राण छोड़ देता,
पर मामा जी के पिताजी, जो कि दुर्गा पाठी थे, हमेशा दीदी का स्मरण करते थे, जो मामा जी के कानों में अनजाने ही पड़ते रहते थे। मामा जी ने केवल उन्हीं भजनों के शब्दों को मन में दोहराया और पतंग लेकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। मामा जी अब दौड़ते हुए सीढ़ियों पर पहुँचे, तभी फिर से वही आवाज़ खी 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 उनके कान में पड़ी। उस समय तक मामा जी दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पहुंच चुके थे। एक बार वो फिर से पीछे मुड़कर देखे तो देखा उनके सामने खड़ी थी वो, एक दूरी पर। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, आधी काले आधी सफ़ेद, दांत मुंह से बाहर आ रहे थे और जीभ वैसे ही लप लप आ रही थी। मामा जी के कदम सीढ़ी पर ही रुक गए। उनके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई। उस पर इतने में एक जोर की अट्ठास मारा और बोला, तेरा बाप जिसका उपासक है उसने मुझे रोक रखा है, वरना मेरे घर में घुसने वालों को मैं वह दंड देती हूँ कि वह 7 जन्मों तक ना भूल सके। उसने एक बार और जोर से अट्ठास मारा और दूसरे मंजिल से नीचे बरामदे की तरफ छलांग लगा दी। अब मामा जी ने जितनी ताकत हो सके अपने पैरों में इकट्ठा की और छत की तरफ दौड़ लगा दी। ऊपर छत पर जाकर उन्होंने देखा कि उनके दोस्त गायब थे, पर अब उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहा था। वह सीधे अपने घर की तरफ चल दिए। घर में घुसते ही नानी जी को देखा कि वह चौकी छाछ बिलो रही थी। उसने उनसे पूछा कि इतनी जल्दी कैसे आ गया, पर वह बिल्कुल शांत थे। उन्होंने दूर से ही नाना जी को देखा, जो अपने मित्रों के साथ बैठे थे और किसी गांव के ही व्यक्ति को आयुर्वेदिक दवाई दे रहे थे। मामा जी सीधे जाकर नानी जी के पैरों में गिर गए और जोर से रोने लगे। नाना जी ने उनका यह रूप कभी ना देखा था। सभी हैरान थे। नाना जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया और उनसे पूछने लगे कि क्या हो गया, पर मामा जी के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह उन सारी चीज़ों को याद कर रहे थे जो कुछ देर पहले ही घटी थी, और अब मामा जी उस समय को याद कर रहे थे जब सुबह सुबह नाना जी अपने भजन और आरती गाया करते थे। तब मामा जी बहुत चिड़चिड़ाया करते थे क्योंकि वह भजन उनकी नींद को तोड़ देती थी। लेकिन आज उनकी ये हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज उनके साथ जो घटा था उसने उनकी आंखें खोल दी थी। बस वह रोए जा रहे थे। यह वाकया सुनाते हुए अभी भी उनकी आंखों में आंसू थे। एक बार उन्होंने नाना जी की तस्वीर की तरफ देखा और कहा कि उस दिन के बाद से मैंने भगवान को मानना शुरू कर दिया, और आज हमारे सामने भी यह स्पष्ट हो चुका था, क्योंकि मामा जी सुबह 4 बजे उठकर मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए थे। और वह सिर्फ आज नहीं, हमेशा वो 4 बजे उठ कर के मंदिर की तरफ चले जाते हैं पूजा करने के लिए। भरत जी की अब जलेबियाँ और समोसे भी खत्म हो चुके थे। उन्होंने अपना कंबल समेटा और मंडी में सब्जी बेचने के लिए निकल गए। मामा जी को भी विद्यालय पहुंचना था, सो उन्होंने भी बात यहीं समाप्त की। वह उठकर कमरे से निकल ही रहे थे कि मैंने उनसे सवाल किया, तो क्या मामा जी वह प्रेतनी आपको कभी वापस नहीं दिखी? मामा जी मुड़े और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप मेरी चैनल को अभी जस्ट सब्सक्राइब करो। मेरी 500 यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, उसके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। बस 500 और कंप्लीट करनी है, और आई होप कि आप मुझे फुल सपोर्ट करोगे। और अगर आपके पास भी कुछ अपनी हॉरर स्टोरीज़ है, या खुद की एक्सपीरियंसेस है, या खुद की साथ घटी कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे खुद की स्टोरी शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। और आगे इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी करो, और हो सके तो यह कहानी जितना से जितना लोगों तक हो सके आप शेयर करो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब?
तो आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वह भी रियल घटना पर आधारित है। यह एक सत्य कहानी है। यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर के थ्रू शेयर किया गया था। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी घटना जरूर होती है जिसे वो अपने जीवन में सबसे बुरा मानता है, लेकिन किसी न किसी रूप में कोई ना कोई हमें हमेशा उन परिस्थितियों में मदद करने के लिए पहुंच जाता है। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना सुनाने वाली हूँ। ये घटना मेरे मौसी के बेटे, जिनका नाम अजय है, उनके साथ घटी थी। वो मेरे बड़े भाई हैं और ये घटना भी काफ़ी पहले की है, जब वो करीब 8 साल के रहे होंगे। तब मौसी कानपुर मेडिकल कॉलेज के पास हेलेट में रहती थी। भैया के दादाजी भी काफ़ी जाने माने इंसान थे। वहाँ की अच्छी खासी हस्तियों में उनका नाम था। आज़ाद मैगजीन कार्नर के नाम से उनकी किताबों की अच्छी खासी दुकान थी और न्यूज़पेपर के कानपुर में सबसे बड़े हॉकर थे। उनका नाम कुछ और ही था, मगर वहाँ सब उन्हें आज़ाद के नाम से जानते थे। आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध वो व्यक्ति अपनेपन, उदारता और सौम्य व्यवहार की परिभाषा थे। मैं भी उन्हें दादाजी ही कहा करता था और वो मुझे भी उतना ही प्यार करते थे जितना कि वो अपने पोतों को करते थे। हेलेट में रहने के कारण वो लोग कानपुर मेडिकल कॉलेज के बहुत पास रहते थे। अजय भैया और उनके बड़े भाई अक्सर मेडिकल कॉलेज के पार्क और बगीचों में खेलने जाया करते थे। वहाँ के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें कभी कोई मना नहीं करता था। रोज के जैसे ही दिन चल रहे थे। दिवाली आने को थी और बच्चों की छुट्टियां चल रही थी। दोनों भैया उस दिन साइकिल से खेल रहे थे। बड़े भैया ने अजय भैया को पीछे बैठा रखा था और वो दोनों वहीं मेडिकल कॉलेज से थोड़ी दूरी पर साइकिल से घूम रहे थे। फिर घूमते हुए मेडिकल कॉलेज के पास आ गए। वहाँ पर बड़े भैया साइकिल से उतर गए और वहाँ के एक अंकल, जो कि पहचान के थे, उनसे कुछ बातें करने लगे। साइकिल खड़ी थी और उस पर पीछे की सीट पर अजय भैया अभी भी बैठे थे। अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक अजय भैया साइकिल समेत नीचे गिर पड़े। वो अंकल और बड़े भैया उनके पास आए, उन्हें उठाया, मगर वो बेहोश हो चुके थे। दोनों सोचा कि शायद संतुलन खोने की वजह से गया और वो उन्हें उठाकर घर ले आए। घर आने पर मौसी जी उनके मुंह पर पानी वगैरह छिड़का, मगर उन्हें कोई होश नहीं आ रहा था। अचानक उनकी सांसें उखड़ने सी लगी और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। अजय, अजय! सब आसपास उन्हें उनके नाम से बुलाए जा रहे थे, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और आंखें भी नहीं खुल रही थी। मेडिकल कॉलेज पास ही था, इसीलिए बिना देर किए वहाँ मौजूद सब लोग, वो अंकल, मौसी और मौसा जी और भैया भी, भैया को लेकर सीधा इमरजेंसी में पहुँचे। डॉक्टरों ने सारी पूछताछ की और सबको बाहर करके जांच में लग गए। सर पर कोई खास चोट नहीं थी और ना ही शरीर पर छोटी खरोंचों के सिवा कोई बड़ा जख्म दिखा। सांसें फिर से उखड़ने सी लगी और डॉक्टर ने ऑक्सीजन देने के मास्क लगा दिया। सांसें फिर भी कोई खास काबू में नहीं आई, थोड़ी थोड़ी देर में उखड़ने लगती है। फिर जब प्रेशर बढ़ाया जाता तो साधारण हो जाती। डॉक्टर्स को बेहोशी की कोई वजह पता ही नहीं चल रहा था, इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी एक्सरे करवाया। वो भी नॉर्मल था, बिल्कुल भी कहीं से कोई खराबी नहीं दिखी। वहाँ दूसरी तरफ एक आदमी दौड़ा दौड़ा गया और दादाजी से बोल दिया कि आज़ाद जी, आपका पोता अस्पताल में है और बहुत ही सीरियस है। उन्होंने बिना किसी देर के दुकान में बिना ताला लगाए केवल शटर गिराया और सीधा मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। वहाँ सब उन्हें जानते थे, इसीलिए उन्हें किसी से भी अपने पोते के बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर खुद आए और सारी परिस्थितियों से अवगत कराए। उन्हें भैया के पास ले गए। हालत काफ़ी नाजुक बताकर 4 से 5 डॉक्टर्स को लगातार निगरानी में लगे हुए थे। दिल की धड़कन मशीन में अपनी सीमा पर पहुंचने लगी।
और मशीन की आवाज़ ने हालात बयां करनी शुरू कर दी। डॉक्टर ने सबको बाहर कर दिया। अब तक मेरे मामा जी और भी लोग वहाँ पहुँच चुके थे। दादाजी रिसेप्शन के पास गए और अपने पहचान के डॉक्टर्स को फ़ोन कर दिया। कुछ 10 मिनट के बाद ही वहाँ पर एक डॉक्टर और आ गए जो कि उस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। दादाजी ने मिलकर उन्हें पहले सारी बात बताई। उन्होंने ध्यान से सुना और फिर बिना देर किए उस वार्ड की तरफ बढ़ गए जहाँ भैया को रखा गया था। उनके दरवाज़ा खोलने से पहले ही अंदर से बाहर आ रहे डॉक्टर ने दरवाज़ा खोल और प्रोफेसर को देखते ही कहा कि सर कोई फ़ायदा नहीं है, लड़का मर चुका है। इसके बाद क्या हुआ जानने के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाइए और कहानी को पूरा सुने। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो। हालांकि ये बात उसने धीरे से कही, लेकिन दादाजी ने ये बात सुन ली और घबराकर तेज तेज से रोने लगे। बाकी डॉक्टर और प्रोफेसर ने उन्हें संभाला और फिर उनमें से एक प्रोफेसर जिन्हें सब प्रोफेसर त्यागी के नाम से जानते थे, उन्होंने खुद भैया को चेक करने को कहा और उनके साथ बाकी 3 प्रोफेसर वार्ड में सहायक डॉक्टरों के साथ चले गए। और बाहर एक प्रोफेसर अभी भी दादाजी के साथ थे और उन्हें समझा रहे थे कि प्रोफेसर को जांच करने दो, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मौसी जी को तब तक मौसा जी और मामा जी ने घर भेज दिया था, वरना ना जाने उनकी क्या हालत होती। अंदर से आने वाली प्रोफेसर की आवाज़ें वहाँ मौजूद लोगों की सांसों को ऊपर नीचे होने पर मजबूर कर रही थी। देखो धड़कन चली क्या, ठीक से यहाँ दबाओ, अब बताओ पैरों को देखो हिलते हैं या नहीं, जान है, देखो थोड़ा हिला उसका हाथ। इस तरह की आवाज़ें लगातार सांसें ऊपर नीचे करती जा रही थी। फिर अचानक सारे प्रोफेसर शांत हो गए और करीब 10 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई। किसी अनहोनी की आशंका ने सारी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया था। तभी प्रोफेसर त्यागी बाहर आए और बताया कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है आज़ाद जी, बस प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। इस बात से सबको राहत मिली थी, मगर अभी भी प्रार्थना जारी थी। प्रोफेसर भी इस बात से बहुत परेशान थे कि जब सारी रिपोर्ट, सारे एक्सरे सामान्य है तो फिर इस इतनी सीरियस हालत की वजह क्या है। फिलहाल प्रोफेसर उनकी निगरानी में लगे हुए थे और आनन फानन में कई एक्सरे दोबारा करवा लिए थे। उन्होंने ये बात मामा जी और मौसा जी से कही भी थी कि हम सभी सिर्फ जो परेशानी आ रही है इसका इलाज कर रहे हैं, मगर इस बेहोशी और इस हालत की जड़ हमें नहीं मिल रही। सब कुछ नॉर्मल है, मगर पता नहीं क्या हुआ है और ऊपर वाले को क्या मंजूर है। अब सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़कर सब बैठ गए थे। घबराहट और बेचैनी ने दिमाग का चलना भी रोक दिया था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और किसके पास जाया जाए। रात होने लगी थी, मगर भूख प्यास से बेखबर दादाजी, मौसा जी और मामा जी हॉस्पिटल में ही जमे हुए थे। मोबाइल का तब जमाना नहीं था, इसलिए रिश्तेदारों में ये बात धीरे धीरे ही फैल रही थी। रात गहराती जा रही थी। घर से आया हुआ खाना जस का तस रखा हुआ था, मगर किसी का खाने का कोई मन नहीं हो रहा था। फिर दादाजी को घर भेजकर मामा जी और मौसा जी ही केवल हॉस्पिटल में रुके थे और आईसीयू में भर्ती भैया की समय समय की खबर ले रहे थे। भैया की हालात वैसे ही बनी हुई थी, कोई होश नहीं था। रात के करीब 1 बजे मामा जी सिगरेट पीने के लिए बाहर गए। वो सिगरेट पीते हुए टहल रहे थे और ये सोच रहे थे कि ना जाने क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तभी पीछे से आवाज़ आई, काका भैया नमस्कार। मामा जी ने पीछे मुड़कर देखा और बिना मुस्कुराए जवाब दिया, अरे मन्नी लाल कैसे हो? हम तो ठीक है, आप बताइए इतनी रात को और यहाँ कैसे? उन्होंने मामा जी से पूछा। मामा जी ने शुरू से आखिरी तक की सारी बात बताई। इतना कुछ हो गया और हमें बताया भी नहीं, हम तो यहीं हैं ड्यूटी पर, बस पीछे मुर्दा घर में। उन्होंने मामा जी की परेशानी समझते हुए कहा।
क्या बताए भैया, सुबह से तो खाने पीने का भी होश नहीं है। घर पर दीदी भी बेहाल पड़ी है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और क्या होगा। मामा जी ने अपना हमदर्द समझकर अपना सारा दुख नम आंखों से उनके सामने रख दिया। भैया परेशान ना हो, बस 3 घंटे और रुक जाओ, सुबेरा होते ही बस हम अपना झोला ले आए, फिर देखते हैं। कहीं कोई और बात तो नहीं है, उन्होंने मामा जी से कहा। देखो भैया, जैसा बन पड़े करो, बस ये ठीक हो जाए, मामा जी ने उनसे नाउम्मीदी जताते हुए ही कहा था। उसके बाद थोड़ा इधर उधर की बातें की और वापस आकर मामा जी भी वहीं आईसीयू के बाहर बैठ गए। जस के तस रहकर किसी तरह से दोनों ने वहीं पर रात गुजारी। रात भर भैया में कोई बदलाव ना देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू से अलग कर एक वार्ड में स्थानांतरित कर दिया। सुबह दादाजी और मौसी जी भी आई और रोते बिलखते किसी तरह अपने बेटे को देखा और फिर मौसा जी के साथ घर चली गई। मामा जी ने दादाजी को मणिलाल के बारे में बताया और उनकी इजाज़त मांगी। उन्होंने अपने बेटे के लिए जिस तंत्र मंत्र पर कभी विश्वास नहीं करते थे, उसे भी इजाज़त दे दी। शायद कोई चमत्कार हो जाए और अजय ठीक हो जाए। मामा जी भी घर गए और जल्दी से नहा धोकर वापस आ गए, क्योंकि उन्हें मणिलाल से जो मिलना था। खैर, मणिलाल को आने में देर हुई। वो सुबह 5 बजे की बजाय 7:30 बजे आया था, मगर उनकी देर से आने में किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। मामा जी उनके इंतजार में थे और उनके आते ही सीधा उस वार्ड की तरफ बढ़ गए जहां भैया को डॉक्टर्स ने रखा था। मामा आराम से जाकर अंदर दादाजी से बताने लगे कि जिनके बारे में बताया था वो आ गए हैं, लेकिन ये क्या, वो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। मामा जी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया, मगर फिर भी वो खड़े रहे वहीं पे। अंदर आने की कोशिश करते और फिर से वहीं खड़े हो जाते। ये देखकर मामा जी को बड़ी अजीब लगा और मामा जी ने जाकर उनसे पूछा, क्या हुआ भैया, अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? काका भैया, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का जिसकी चपेट में है वो इतनी प्रबल शक्ति है कि हम खुद को जिस विद्या से बांधे हैं उसके साथ इस कमरे में नहीं घुस सकते। उन्होंने थोड़ी सी माथे पर चिंता की लकीरों को उभारते हुए कहा। मामा जी इस बात से थोड़ा परेशान हुए और बोले, अब क्या करें भैया, अब कैसे क्या होगा? क्या थी वो विद्या? किस शक्ति ने जकड़ कर रखा था उसे? इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस कहानी को पूरा जरूर सुने। थोड़ा समय दो, अभी बताते हैं क्या करना है और क्या होगा, उन्होंने खुद पर विश्वास रखते हुए मामा जी से कहा और वार्ड के दरवाजे पर ही बैठ गए। आने जाने वाले उन्हें देख रहे थे। फिर एक नर्स आई और उन्होंने उनके बाहर बैठे रहने का कारण पूछा। उन्होंने बिना झिझक के जवाब दिया, अंदर आजाद साहब बैठे हैं ना, और हम नौकर आदमी उनके बराबर बैठे अच्छा नहीं लगता ना। नर्स ने उन्हें वैसे ही रहने दिया और दोबारा नहीं टोका। थोड़ी देर तक उन्होंने अपना कुछ धीरे धीरे मंत्र जाप किया और फिर वहीं बैठे रहे। मामा जी ने उनके पास जाकर पूछा, भैया क्या हुआ, कुछ हल नजर आया? भैया, ये शक्ति बहुत विकट है। 12:30 बजे तक अगर ये लड़का बच गया तो फिर ये नहीं मरेगा अपने बुढ़ापे तक। अभी इस शक्ति से हम टक्कर नहीं ले सकते। ये इसका वक्त चल रहा है जिसमें ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये हमको अंदर नहीं घुसने दे रहा है, मगर हम इसे बाहर भी निकलने नहीं देंगे। हम भी यही डेरा जमाए रहेंगे, देखते हैं ये कितना खेल खेलता है। इतना कहकर वो फिर से अपने किसी मंत्र को शांति से पढ़ने लगे और मामा जी वापस जाकर बैठ गए। समय 10 बज रहे थे। अब सबको इंतजार था तो सिर्फ 12:30 बजे तक के समय के कटने का। सब अपने अपने तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और मनी चाचा बाहर वैसे ही बैठे थे। कभी अपने थैले से कुछ निकालकर मंत्र पढ़ते तो कभी कोई वस्तु मंत्र पढ़कर अंदर वार्ड में फेंक देते। बेचैनी और बेबसी की वजह से वो 2.5 घंटे किसी 2.5 दशक जैसे लग रहे थे। दादाजी को डॉक्टर्स पर यकीन था, मगर मामा जी को मणि चाचा पर।
क्योंकि मामा जी ये बात मान चुके थे कि जब डॉक्टर भी परेशान हो जाए और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो तो तंत्र मंत्र का सहारा भी बहुत बड़ा योगदान देता है। बाहर बैठे हुए मणि चाचा की बेचैनी देखी जा सकती थी कि कोई भी ज्ञाता ये देखकर जान सकता था कि वहाँ बैठे आदमी की बेचैनी किसी आम इंसान की बेचैनी से अलग थी। ये बात वहाँ काम करने वाली एक दक्षिण भारतीय नर्स जान गई। वो वार्ड में जाते वक्त मणि चाचा से बोली, अंकल तुम यहाँ तंत्र मंत्र कर रहा है? हमको ये सब पता है। बेटा अब जान गई हो तो दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि कुछ शक्तियाँ अनजान को माफ़ कर देती हैं, लेकिन जानकार के लिए खतरा बढ़ जाता है। मणि चाचा ने आराम से नर्स को समझाते हुए सच्चाई से अवगत कराया। वो नर्स ये बात सुनकर डर गई और दोबारा उस जगह दिखाई नहीं पड़ी। मामा जी और मणि चाचा पर मानसिक दबाव बनता जा रहा था। एक चूक या लापरवाही अगर होती तो दो जाने जाती। एक तो पहले से गिरफ्त में थी और दूसरी जो उससे टक्कर ले रही थी। किसी तरह से तो 12 बजे तक का समय कट गया। मौसी जी और मौसा जी खाना लेकर अस्पताल आ चुके थे, लेकिन अब जैसे जैसे उसका प्रबल समय खत्म हो रहा था, उस शक्ति ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। भैया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, आंखें पलट गई। उनकी खुल आंखों में सिर्फ सफ़ेदी दिखाई दे रही थी, आंखों की पुतली दिखाई नहीं दे रही थी। हाथ पैर झटके खाने लगे थे। डॉक्टर को बुलाया गया। जल्दी जल्दी से 3-4 डॉक्टर और प्रोफेसर अंदर गए और बाकी सबको बाहर कर दिया गया। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश में लगे थे और उधर मणि चाचा कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनके मंत्रोच्चारण लगातार चल रहे थे। मौसी जी का रो रो करके बुरा हाल हुआ जा रहा था। डॉक्टर्स ने भैया के हाथ पैर पकड़े हुए थे और एक डॉक्टर उनके सीने को लगातार दबाया जा रहा था, अपना पूरा जोर लगाकर। तभी अचानक अंदर से भैया के चिल्लाने की आवाज़ आई, मम्मी मम्मी। ये सुनकर मौसी जी तुरंत वार्ड की तरफ दौड़ पड़ी, मगर मणि चाचा ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन पूरे 24 घंटे बाद भैया की आवाज़ आई थी, इसीलिए वो अंदर जाने पर आमादा हो गई। मणि चाचा ने मामा जी से कहकर उन्हें वहीं रोक दिए और समझाया कि अगर ये अंदर चली गई फिर ये लड़का तो बच जाएगा, मगर हम इनको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो छलावा है, किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए, तुम्हारे परिवार से। तुम्हारा लड़का तो अभी भी बेहोश है। मणि चाचा के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी। दूसरी तरफ डॉक्टर्स को इस बात से थोड़ी सी आशा नजर आई और अपने पूरे दिल जान से जो हो सकता था कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर ये लड़का घर वालों को बुला रहा है तो ये ठीक होने की कगार पर है और इसे कोई मानसिक चोट भी नहीं है। थोड़ी देर तक उनका ये सारा ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद भैया को ऑक्सीजन लगाकर बेहोशी में ही छोड़कर सारे डॉक्टर्स बाहर आ गए। दादाजी से कहा कि अजय ने अपनी याददाश्त खोई नहीं है, इसका मतलब है कि अब दोबारा होश आने तक शायद सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल वो जितनी देर सोता है उसे सोने दे, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। दादाजी ने डॉक्टर का धन्यवाद किया। समय 12:25 हुए थे। अभी 5 मिनट तक मणि चाचा की परीक्षा और बाकी थी। मणि चाचा ने किसी को भी 5 मिनट के लिए अंदर जाने से रोक दिया। अपने थैले से कुछ राख मतलब भस्म निकाली और अंदर वार्ड में फेंक दी। फिर ना जाने किस से वार्ड के अंदर देखते हुए धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे कि अंदर कोई खड़ा हो। अगले 5 मिनट तक वो कुछ बात सी करते रहे। उसके बाद जैसे ही 12:30 बजे एक आंकड़े को घड़ी ने छुआ, उन्होंने वार्ड के अंदर लपक के कुछ पकड़ा, जैसे कि कोई साधारण इंसान परेशान करते हुए मक्खी को पकड़ता है। उसके बाद अपने थैले से कुछ मैले धागे जैसा निकालकर और मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ पर बांध लिया और मामा जी से सबको लेकर अंदर जाने को कहा और खुद बाहर चले गए और कह दिया कि कोई भी मेरे पीछे ना आए, खासकर इस खानदान का। उन्होंने दादाजी की तरफ इशारा करते हुए कहा।
उनके ये बात सुनने के बाद सब सीधा वार्ड की तरफ दौड़ पड़े अपने बेसुध पड़े बेटे को देखने के लिए। सबके दिल में अब एक आशा सी थी, मगर किसी आशंका ने अभी भी सबके चेहरे के ऊपर छाया डाल रखी थी। सब बैठे सिर्फ भैया के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद मणि चाचा दोबारा लौटकर अस्पताल नहीं आए, मगर उन्होंने एक वार्ड के कर्मचारी से खबर भिजवा दी कि वो मामा जी से बाद में मिलेंगे। शाम तक भैया को होश आ गया और वो एकदम नॉर्मल हो गए, बस थोड़ी सी कमजोरी बता रहे थे। सबको पहचाना भी और खाना भी आराम से खाया। जब उनसे ये पूछा गया कि उन्हें क्या हुआ था, तो सिर्फ वो इतना ही कहते कि मैं साइकिल से गिर गया था। इसके आगे उन्हें कुछ भी याद नहीं था। फिर वो घर जाने की जिद करने लगे। शाम तक डॉक्टर्स ने कुछ नहीं कहा, मगर प्रोफेसर ने घर जाने की इजाज़त दे दी और कहा कि अगर इसे थोड़ी सी भी कोई परेशानी होती है तो इसे तुरंत हॉस्पिटल ले आए, वरना सिर्फ नियमित चेकअप के लिए 5 दिन के बाद ले आए। वैसा ही किया गया और भैया 1 हफ्ते के अंदर एकदम ठीक हो गए। उधर जब मामा जी मणि चाचा के पास पहुँचे तो उन्होंने सारी बातें मामा जी से बताई, जो इस प्रकार थी। मेडिकल के मैदान में एक बरगद का पेड़ है, यही कोई 250 साल पुराना है। जब ये दोनों भाई सुबह खेलने गए थे तो ये उसके नीचे भी बैठकर खेल रहे थे, जो उस बरगद पेड़ पर वास करने वाली शक्ति को पसंद नहीं आया और ये छोटा लड़का उसी की चपेट में आ गया। वैसे वो शक्ति चाहती तो दोनों को वहीं पर ख़त्म कर सकती थी, मगर दोनों बच्चे हैं, इसीलिए उसने सिर्फ परेशान किया सबको। इतना ही नहीं, वो जिंदगी भर के लिए इसे परेशान करना चाहती थी। उसका असर ये होता कि ये अपने बुढ़ापे तक या फिर जब तक इसकी ज़िंदगी है तब तक उसी हाल में बेसुध पड़ा रहता, जिंदा लाश की तरह। मामा जी ने पहले अजरज से सुना और फिर एक प्रश्न किया, तो फिर मणि भैया इसे काबू कैसे किया? उन्होंने इसका भी उत्तर दिया, ये शक्ति यहाँ सब जगह पर घूमती है आज़ाद होकर। कोई इसे यहाँ से ना हटा सकता है और ना ही इसे पकड़ सकता है। पहले हमने वो उस वार्ड को बांध दिया जिससे वो बाहर ना आ सकी। फिर हमने उसको ये धमकी दी कि अगर उसने इस बच्चे को नहीं छोड़ा तो फिर उसे इसी पेड़ पर बांध देंगे। हमेशा रहना पड़ता उसे एक कैदी की तरह। इसलिए उसने अपनी आज़ादी के लिए अजय को छोड़ दिया। मामा जी ने अगला सवाल पेश किया, भैया वो शक्ति आखिर थी कौन सी? इस सवाल पर मणि चाचा मौन खींचकर बोले। मामा जी द्वारा बार बार प्रश्न करने पर सिर्फ इतना कहा कि आम इंसान के लिए उसका नाम लेना ठीक नहीं है। उसने मुझसे वचन लिया है कि मैं उसका अस्तित्व किसी को ना बताऊं, मगर सिर्फ इतना जान लो कि वो शक्ति बरम के आसपास की थी। ये सुनकर मामा जी का गला सुर्ख हो गया और उन्होंने आगे कोई प्रश्न नहीं किया, बस थोड़ी देर वहाँ रुके और वापस घर चले आए। मुझे ये घटना मामा जी ने बताई थी। मैंने मणि चाचा की क्रियाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मणि चाचा ने कभी किसी के साथ अपने राज नहीं बांटे, इसीलिए ये बताना मुश्किल है। तब मैंने उनसे पूछा कि बरम होते क्या है, तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि बरगद के पेड़ों का अस्तित्व इन बरम पर ही निर्भर करता है। इसलिए अगर कभी मेरा उस तरफ जाना आना हो तो उस बरगद के पेड़ की जय कर लो, एक शक्ति नहीं, एक 250 साल का बुजुर्ग समझकर। तो दोस्तों, ये थी वो सत्य कथा जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, ताकि आप आगे भी इस तरह की मज़ेदार सत्य घटनाओं पर आधारित भूतों की कहानियाँ सुनते रहो। और अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की खुद की कोई हॉरर स्टोरीज़ है या भूतों से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। और अभी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब?
तो आज फिर मैं आपके सामने एक और सत्य घटना को लेकर के आ चुकी हूँ। यह कहानी भी मेरे एक सब्सक्राइबर के थ्रू शेयर की गई थी, जिसे मैं आपको सुनाने वाली हूँ। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती है जो ना चाहते हुए भी हम मानने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक सत्य घटना है, तो आइए आरंभ करते हैं। रमकलिया, जी हाँ, यही तो नाम था उस लड़की का। 16 वर्ष की रमकलिया अपने माँ बाप की इकलौती संतान। उसके माँ बाप उसका बहुत ही ख्याल रखते थे और उसकी हर मांग पूरी करते थे। अरे यहाँ तक कि हमारे गांव जवार के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गांव क्या पूरे जवार में सबसे पहले साइकिल रमकलिया के घर पर ही खरीद कर आई थी। उस साइकिल को देखने के लिए गांव जवार टूट पड़ा था। रमकलिया उस समय उस साइकिल को लंगड़ी चलाते हुए गढ़ही, खेत खलिहान सब घुमाती थी। रमकलिया बहुत ही नटखट थी और लड़कों जैसा मटर गश्ती करती रहती थी। वह लड़कों के साथ कबड्डी, चीका आदि खेलने में भी आगे रहती थी। एक बार कबड्डी खेलते समय गल गोदही करने को लेकर झगड़ा हो गया। देखने वाले तो बताते हैं कि रमकलिया ने विपक्षी टीम के लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था और पानी पिला पिला कर मारा था। किसी के दांत से खून निकल रहा था तो कोई चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भाग रहा था। रमकलिया से उसके हम उम्र लड़के पंगा लेना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि उसके हम उम्र लड़के उसे उजड़ और झगड़ालू टाइप की लड़की मानते थे। कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता था। हाँ, यह अलग बात थी कि सभी लड़के उससे डरते थे। मई का महीना था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। रमकलिया खर दोपहरिया में अपनी साइकिल उड़ाई और गांव से बाहर अपने बगीचे की ओर चल दी। उसका बगीचा धोबरिया गढ़ही के किनारे था। इस बगीचे में आम और महुए के पेड़ों की अधिकता थी। यह बगीचा गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। बगीचे में पहुंचकर पहले तो रमकलिया खूब साइकिल हनहनाई, पूरे बगीचे में दौड़ाई और पसीने से तत्तर बत्तर हो गई। उसने बगीचे के बीचों बीच एक मोटे आम के पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करके अपने दुपट्टे से चेहरे का पसीना पोंछने लगी। पसीना वसीना पोंछने के बाद पता नहीं रमकलिया को क्या सूझा कि वह उसी पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछाकर उस पर लेट गई। बगीचा में लेटे लेटे ही रमकलिया का मन पक्षी उड़ने लगा। वह सोचने लगी कि उसके बाबूजी उसके लिए एक वर की तलाश कर रहे हैं। वह थोड़ा सकुचाई, थोड़ा मुस्काई और फिर सोचने लगी, एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसे बिहा कर ले जाएगा। पता नहीं वह कैसा होगा, कौन होगा, कहाँ का होगा। पता नहीं मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी कि नहीं। पर खैर, जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। बाबूजी उसके लिए जैसा भी लड़का खोजेंगे वह उसी से शादी करके खुश रहेगी। उसे पक्का विश्वास था कि उसके बाबूजी उसकी शादी जरूर किसी धनवान घर में करेंगे, जहां उसकी सेवा के लिए जरूर कोई ना कोई नौकरानी होगी। अभी रमकलिया इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि उसे ऐसा आभास हुआ कि उसके सिर की तरफ कोई बैठकर उसके बालों में उंगली पिरो रहा है। रमकलिया के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। ये तो आए दिन की बात थी। बकरी, गाय आदि चराने वाली लड़कियां या लड़के चुपके से उसके पीछे बैठकर उसके बालों में उंगली पिरोते या सहलाते रहते थे और रमकलिया भी खुश होकर उन्हें थोड़ा सा अपना साइकिल चलाने को दे देती थी। पर पता नहीं क्यों आज रमकलिया को ऐसा आभास हो रहा था कि उंगली कुछ इस तरह से पिरोई जा रही है कि कुछ अलग सा ही एक अनजान आनंद का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही प्रेम से बालों को सहलाते हुए अपनी उंगलियों उसमें पिरो रहा है। आज रमकलिया को एक अलग ही आनंद मिल रहा था, जिसमें उसके यौवन की खुमारी भी छिपी लग रही थी। उसके शरीर में एक हल्की सी गुदगुदी हो रही थी और उसे अंगड़ाई लेने की भी इच्छा हो रही थी, पर वह बिना शरीर हिलाए चुपचाप लेटी रही। उसे लगा कि अगर उठकर बैठ गई तो यह स्वर्गिक आनंद पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं। उसने बिना पीछे मुड़े ही धीरे से कहा कि 10 मिनट और ऐसे ही उंगलियां घुमाओ तो मैं 1 घंटे तक तुम्हें साइकिल चलाने के लिए दूंगी।
पर पीछे से कुछ भी आवाज़ नहीं आई। फिर भी रमकलिया मस्त मगन होकर लेटी रही। उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। शाम हो गई थी और रमकलिया अभी भी बगीचे में लेटी थी। तभी उसे उसके बाबूजी की तेज आवाज़ सुनाई दी। रामकली, बेटी रामकली, अरे कब से यहाँ आई है? मैं और तुम्हारी माँ कब से तुम्हें खोज रहे हैं। इस सुनसान बगीचे में जहाँ कोई भी नहीं है तो निडर होकर सो रही है। रामकलिया ने करवट ली और बाबूजी को देखकर मुस्काई। उसके बाबूजी उसी घर चलने के लिए कहकर घर की ओर चल दिए। रामकलिया उठी, साइकिल उठाई और लगड़ी मारते हुए गांव की ओर चल दी। अगले दिन फिर से खड़कर दोपहरिया में रमकलिया का जी नहीं माना और वह साइकिल उठाकर बगीचे की ओर चल गई। बगीचे में 3-4 राउंड साइकिल दौड़ाने के बाद फिर रमकलिया एक आम के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। उसे कुछ सूझा। वह हल्की सी मुस्काई और अपने दुपट्टे को अपने सर के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगी। अभी रमकलिया को लेटे हुए 2 से 4 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बालों में उंगली पिरो रहा है। वह कुछ बोली नहीं पर धीरे धीरे अपना हाथ अपने सर पर ले गई। वह उस उंगलियों को पकड़ना चाहती थी जो उसके बालों में घुसकर बालों से खेलते हुए उसे एक सुखद आनंद की अनुभूति करा रही थी। पर उसने ज्यों अपने हाथ अपने सर पर ले गई, वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। पर ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ उंगलियाँ उसके बालों से खेल रही है। रमकलिया को बहुत ही अचंभा हुआ और वह तुरंत उठकर बैठ गई। पीछे सिर घुमाकर देखी तो गजब हो गया। पीछे कोई नहीं था, कोई भी नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई ना हो, क्योंकि बाल तो कोई सहला रहा था। कौन था वो? यह जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। उसे लगा कि शायद जो था वह इस पेड़ के पीछे छिप गया हो। पर फिर उसके मन में एक बात आई कि जब वह अपना हाथ सर पर ले गई थी तो वहाँ कुछ नहीं मिला था। फिर भी बालों में उंगलियों के सुखद स्पर्श कैसे हो रहे थे। खैर, वह उठकर खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे चली गई, पर वहाँ कोई भी नहीं था। अब वह बगीचे में आसपास दौड़ लगाकर देखने लगी तो कोई भी नहीं दिखा। फिर वह अपने साइकिल के पास आई और तेजी से चलाते हुए गांव की ओर भागी। उसे डर तो नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं एक रोमांचित अवस्था जरूर बन गई थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज की रात फिर रमकलिया सो ना सकी। आजकल उसे अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब वह विवाह योग्य हो गई है। वह बार बार शीशे में अपना चेहरा भी देखती। अब उसमें थोड़ा शर्माने के गुण भी आ गए थे। बिना बात के ही कुछ याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल जाती। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि उसके बालों से खेलने वाला कोई उसके गांव का नहीं, अपितु कोई दूसरा सुंदर युवा है जो प्यार से वशीभूत होकर उसके पास खींचा चला आता है और चुपके से उसके बालों से खेलने लगता है। फिर उसके दिमाग में कौन था कि जो भी है वह बहुत ही शर्मीला और साथ ही फुर्तीला भी है, क्योंकि पता नहीं कहाँ छुमंतर हो गया कि दिखा ही नहीं। रमकलिया के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ रही थी, पर सब सुखद एहसास से भरी, रोमांचित करने वाली ही थी। अब तो जब तक रमकलिया अपने बगीचे में जाकर 1-2 घंटे लेट कर नहीं आती, तब तक उसका जी ही नहीं भरता। रमकलिया का अब प्रतिदिन बगीचे में जाना और एक अलौकिक प्रेम की ओर कदम बढ़ाना शुरू हुआ। एक ऐसा अनजाना ना समझ प्रेम जो रमकलिया के हृदय में हिचकोले ले रहा था। वह पूरी तरह से अनजान थी इस प्रेम से, फिर भी हो गई थी इस प्रेम की दीवानी। पहली बार प्रेम के इस अनजाने एहसास ने उसके हृदय को गुदगुदाया था, एक स्वर्गिक आनंद को उसके हृदय में उपजाया था। एक दिन सूर्य डूबने को थे। चरवाहे अपने गाय भैंस बकरियों को हाँकते हुए गांव की ओर चल दिए थे। अंधेरा छाने लगा था। ऐसे समय में रमकलिया को पता नहीं क्या सूझा कि वह अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की ओर चली गई। आज उसने बगीचे में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा कर खुद ही पास में खड़ी हो गई।
उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो अभी उसे इस बगीचे में बुलाया, और वह भी अपने आप को रोक ना सकी और खींचते हुए इस बगीचे की ओर चली आई। 2-4 मिनट खड़ा रहने के बाद रमकलिया थोड़ा तन गई। अपने सुकोमल हृदय को कठोर बनाकर बुदबुदाई, अगर या कोई इंसान ना होकर भूत निकला तो? खैर, जो भी हो, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमयी जीव से मुझे प्रेम हो गया है। भूत हो या कोई दिव्य आत्मा, अब तो मैं इससे मिलकर ही जाऊंगी। इंसान इंसान को अपना बनाता है। मैं अब इस दिव्य आत्मा को अपना हमसफर बनाऊंगी। देखती हूँ इस अनजाने अनसमझे प्यार का परिणाम क्या होता है। अगर वह इंसान नहीं तो कौन है और किस दुनिया का रहने वाला है? कैसी है उसकी दुनिया? यह सब सोचती हुई रमकलिया अपने साइकिल का हैंडल पकड़ी और उसे डुगराते हुए बगीचे से बाहर आने लगी। अब बगीचे में पूरा अंधेरा पसर गया था और साथ ही सन्नाटा भी। हाँ, रह रहकर कभी कभी गांव की ओर से कोई आवाज़ उठ जाती थी। क्या सच में गांव के किसी लड़के ने चुपके से छिप छिप के रमकलिया के मन को गुदगुदाया था, या फिर सच में वो कोई पिशाच या भूत था? ये जानने और समझने के लिए आप सबको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं अति शीघ्र इस सत्य भूतिया कथा का अगला भाग जरूर लाऊंगी। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तब तक आप इस कहानी का दूसरा भाग नहीं जान पाओगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, लोगों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो भी इस कहानी का आनंद ले सके। और अगर आपके पास भी खुद की कोई हॉरर स्टोरीज़ है या खुद की कोई सच्ची घटना है भूतों से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। 5 साल हो गए उस बात को गुजरे हुए, लेकिन आज भी जब वो दिन याद आता है तो दिल दहल जाता है, शरीर कांपने लगता है। सोचती हूँ अगर उसने मदद नहीं की होती तो आज हमारा क्या होता। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी और जवानी में कदम रखते ही मेरा सौंदर्य हर किसी के आकर्षण का केंद्र बन गया था। अपनी खूबसूरती पर मुझे बहुत गुमान होने लगा था और मैं किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। मेरे कॉलेज के ही एक लड़के रोहन को मुझसे प्यार हो गया। एक दिन उसने डरते डरते मुझसे अपने दिल की बात की, लेकिन मैंने अपनी खूबसूरती के घमंड में पूरे कॉलेज के सामने उसकी बहुत बेइज्जती की। लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वो अपनी बेइज्जती चुपचाप सुनता रहा और देखता रहा, और फिर मुझसे माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चला गया। सबके सामने उसकी बेइज्जती कर मैं अपने आप पर और इतराने लगी थी और मन ही मन खुश हो रही थी। उस घटना के बाद वो आते जाते दिखता तो था, लेकिन ना कभी मेरी तरफ देखा और ना ही बात करने की कोशिश की। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। एक दिन मैं कॉलेज से लौट रही थी कि अचानक मेरी स्कूटी रास्ते में बंद हो गई और बहुत कोशिशों के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मुझे रोहन आता दिखाई पड़ा। सौम्या, क्या हुआ? मुझे सुनसान रास्ते पर अकेले खड़ा देखकर बोला, लेकिन मैंने मुंह बनाते हुए उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लग रहा है तुम्हारी स्कूटी खराब हो गई है। आओ मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ और स्कूटी को बनवा के बाद में ले जाऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी सहायता की, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी मदद खुद कर सकती हो, लेकिन अभी तो मेरे साथ चलो। यहाँ दूर दूर तक कोई गैरेज नहीं है। अभी चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँगी? मुझे पता है तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती, मुझसे नफरत करती हो, लेकिन उस दिन के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ। प्लीज़ सौम्या, अभी चलो। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जाओ यहाँ से और अपना काम करो, तेजी से उसे झिड़कते हुए बोली। तभी दूर से एक कार आती दिखाई दी। वो मेरे ही कॉलेज के एक लड़के लकी की थी। अरे सौम्या, तुम यहाँ? लग रहा है तुम्हारी स्कूटी खराब हो गई है।
आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं लकी, अभी सही हो जाएगा। क्या यार सौम्या, तुम भी ना, आओ मैं घर छोड़ देता हूँ। अरे ये रवि तुम्हारी स्कूटी ठीक करवा कर घर ले जाएगा। अपने दोस्त रवि से मेरी स्कूटी को ठीक कराकर घर लाने को कह मुझे बैठने को कहा। पहले तो मेरा मन बैठने को नहीं किया, लेकिन उसके जिद करने और रोहन की वजह से मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने मुझे घर छोड़ दिया और सुबह भी लेने आ गया और बोला अभी तुम्हारी स्कूटी ठीक नहीं हुई, इसीलिए मैं लेने चला आया। पता नहीं उसकी बातों में क्या जादू था कि मैं अनचाहे ही उसके करीब होती चली गई। खूबसूरत चेहरा, ध्यान रखने वाला, धन दौलत, ऐशो आराम, सब कुछ तो था उसके पास। और एक लड़की को अपने जीवन साथी में क्या चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए और साथ जीने का फैसला किया। उसने कई बार मेरे करीब आने की कोशिश की, लेकिन मैंने यह कहकर मना कर दिया कि ये सब शादी के बाद। वो मेरी बात मान लेता और कहता यार जल्दी से मेरी हो जाओ, अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। मैं भी उसकी प्यार भरी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगती। एक दिन रोहन मेरे पास आया और मुझसे बात करने की कोशिश करने लगा, तो मैंने उसे बहुत धिक्कारा और वहाँ से जाने को कहा, लेकिन वो बार बार बस 2 मिनट अपनी बात सुनने को कहता रहा। सौम्या प्लीज़, भगवान के लिए सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। लकी ठीक नहीं है, तुम उसके साथ मत आया जाया करो। रोहन बहुत हो गया, इतनी देर से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। मैं और लकी एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तुमने अगर लकी के बारे में कुछ भी कहा तो बहुत बुरा होगा। सौम्या मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जो कह रहा हूँ वो सब सच है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसने मुझसे लकी के बारे में कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती की और उसे बुरा भला कहा। अपने अंधे प्यार के आगे उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। कुछ दिनों बाद वो जैसे गायब सा हो गया और मैं बहुत खुश हो गई कि चलो उसकी बकबक से तो मुक्ति मिलेगी। अब लगभग 1 महीने बाद आज मेरा जन्मदिन था और लकी ने मेरे जन्मदिन को यादगार दिन बनाने के लिए पार्टी एक रिजॉर्ट में रखी थी और अपने दोस्तों को बुलाया। मैं बहुत ही खुश थी कि आज मेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला है। शाम 7 बजे वो मुझे लेने मेरे घर आया। मैंने अपने मम्मी पापा से इजाज़त ली और उसके साथ चली गई। तेजी से भागती हुई उसकी गाड़ी जब एक बंगले के आगे रुकी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसी खंडहर जगह पर पार्टी कौन रखता है। मुझे आश्चर्य में देखकर वो बोला कि ये बाहर से खंडहर लगता है, लेकिन अंदर से एकदम राजमहल है। आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। खुश होकर मैं दौड़ती हुई अंदर चली गई और सच में वहाँ की रौनक देखकर मैं हैरान रह गई। मैं खुशी से नाचने लगी और तभी मुझे लकी ने एक ड्रेस दी और उसे चेंज कर आने को कहा। मेरे पूछने पर उसने कहा कि यहाँ कोई और नहीं है, तो बोला आज की ये स्पेशल पार्टी सिर्फ हमारे लिए है। मैं ड्रेस चेंज करने दूसरे कमरे में गई कि तभी लकी कमरे में आ गया और मैं आधे कपड़ों से अपने शरीर को ढके उसे बाहर जाने के लिए कहने लगी, लेकिन वो मेरी तरफ ही बढ़ता चला आ रहा था। आज मैंने शराब के नशे में देखा था। उस पर हवस पूरी तरह हावी हो चुकी थी और मुझे अपना शिकार बनाने को आतुर हो रहा था। मैं चिल्लाते हुए अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, लेकिन उस हवसी को मेरी जरा भी चिंता नहीं हुई। वो मुझे नोचने लगा और तभी मुझे रोहन की बहुत याद आई कि वो हर पल लकी की सच्चाई बताने की कोशिश करता था और मैं उसे धुतकारती रही। उसके निस्वार्थ प्रेम को ना समझकर एक स्वार्थी प्रेम में फंस गई। मेरी ही करनी का आज मुझे दंड मिल रहा है। काश मैंने रोहन की बात सुन ली होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मन ही मन कहते हुए मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी कमरे की लाइट अचानक से जलने बुझने लगी। उस लाइट से लकी की आंखें चौंधियाने लगी और उसी का फ़ायदा उठा कर मैं वहाँ से भागी और बाहर आई।
लकी भी मेरे पीछे पीछे आया और मुझे गिराकर मेरे पैरों को खींचने लगा। तभी मैंने देखा कि वो अपने गले को खुद ही पकड़कर चीखने लगा था और उसका शरीर हवा में उड़ने लगा था। बादल से गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और एक भयंकर सी आवाज़ गूंजने लगी। मैंने अपने दोनों कान अपने हाथों से बंद कर लिए। लकी ज़मीन पर गिरा पड़ा था और दर्द से तड़पने लगा। उसके हाथ पैरों में खिंचाव होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका जिस्म तोड़ रहा हो। एक एक हड्डी के टूटने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं बाहर की तरफ भागी, तभी उसके कुछ गुंडे मेरा रास्ता रोकने लगे। तभी मुझे रोहन दिखाई दिया और उसने मुझे वहाँ से जाने को कहा। मैंने उसे अकेले छोड़कर जाने से जब मना किया तो उसने अपनी कसम देकर जाने को बोला और किसी की मदद लेने को कहा। मैं भागती हुई किसी की मदद लेने को पहुंची तो मुझे एक पुलिस स्टेशन दिखाई पड़ा। मैं भागती हुई वहां गई और मैं उन्हें पूरी बात बता ही रही थी कि तभी वहां मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। एक फाइल खुली पड़ी थी और उसमें रोहन की फ़ोटो लगी थी और लिखा हुआ था कि एक एक्सीडेंट में 1 महीने पहले रोहन की मौत हो गई है और उसकी लाश उसी बंगले से मिली जहां अभी कुछ देर पहले उसने रोहन को देखा था। दोस्तों, यह कहानी यहीं तक थी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब अगला कहानी। मुंबई के एक गांव में अतुल नाम का एक लड़का रहता था। उसे मकड़ियों से बहुत डर लगता है। उसके डर के पीछे के कारण ये है कि जब वो 7 साल का था तो उसे एक बड़ी सी बहुत ही भयंकर मकड़ी ने काट लिया था और वो हफ्तों बीमार पड़ा रहा। कुछ समय बाद उसके शरीर में अजीब से बदलाव होने लगे थे। कभी काटने वाली जगह पर फफोले जैसे निकल आते थे तो कभी पूरा शरीर काला पड़ने लगता था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो तब हुई जब वो अधिकतर सोते समय उसी बड़ी सी मकड़ी को सपने में अपने पास आते देखता था और उससे बचने के लिए अंधेरे में दूर दूर तक भागता रहता था। वो मदद के लिए चिल्लाता हुआ भागता है, लेकिन दूर दूर तक सुनसान पड़े रास्ते में कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं दिखाई देता है। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। आसपास कोई ना देखकर वो थोड़ा सुकून से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ हरे रंग की एक तेज रोशनी निकलने लगती है और अचानक से ढेर सी मकड़ियाँ उसके ऊपर गिरने लगती है। वो एक भयानक सी चीख के साथ उठ जाता है और पूरा शरीर पसीने पसीने हो जाता है। हर बार वही सपना और हर बार वही डर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसे ही करते करते इसी डर और सपने के साथ आज वो 17 साल का हो गया था। लेकिन मकड़ियों से उसका डर अभी भी वैसा ही था जैसा बचपन में था। उसके सभी दोस्त उसकी इस कमजोरी को जानते थे और वो उसे चिढ़ाने या काम करवाने के लिए इसकी डर का सहारा लेते थे। अतुल अपने इस डर से बहुत परेशान हो चुका था। वो इस डर से मुक्ति पाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन कॉलेज से वापस लौटते समय उसने देखा एक जगह भीड़ लगी हुई थी, तो उसने वहां जाकर देखा एक संत महात्मा प्रवचन सुना रहे थे। उनके प्रवचन में इतना आकर्षण था कि अतुल भी उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाया। वो संत महात्मा सभी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी बता रहे थे। तो अतुल ने सोचा क्यों ना महात्मा को एक बार अपने इस डर से अवगत कराए, क्या पता उसके भी इस सपने और डर का कोई इलाज मिल जाए। इसीलिए उसने वहाँ उपस्थित सभी लोगों के जाने के बाद एकांत में उन संत महात्मा के पास गया और अपनी पूरी बात उन्हें विस्तार में बताया। अतुल ने कहा कि वो अमावस्या की रात थी क्योंकि आकाश में चांद नहीं था और घना अंधेरा छाया हुआ था और उसका 18वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है और खाना पीना खाने के बाद
जब वो अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करता है तो उसे अपने कमरे की खिड़की से एक हरे रंग की रोशनी नज़र आती है, जिससे उसकी आंखें चौंधिया जाती है और वो उसे देखने के लिए बाहर निकलता है। उसे बाहर कोई भी नहीं दिखाई देता और वो रोशनी भी गायब हो जाती है। तो वो वापस अपने कमरे की तरफ लौटने लगता है तो सामने एक बड़ी सी मकड़ी अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसे घूरे जा रही थी और फिर वो 1 मिनट रुक उसकी तरफ बढ़ने लगती है और मैं उससे बचने के लिए भागता हूँ। पता नहीं क्यों जब देखो मुझे एक ही तरह का सपना क्यों बार बार परेशान करता है। अब आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। कहते हुए अतुल उनके आगे नतमस्तक हो गया। बेटा परेशान मत हो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारा 18वें जन्मदिन के ही सपना बार बार दिखते हैं, तो तुम कब 18 साल के हो रहे हो? बाबा परसों ही मैं 18 साल का हो जाऊंगा। तो ये समझ लो कि इस सपने का रहस्य तुम्हें उसी दिन पता चलेगा। इस सपने का बार बार आना तुम्हारे जीवन की एक घटना ही है जो इस दिन होगी, लेकिन तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये रख लो, ये वहाँ तुम्हारी मदद करेगा। एक डिबिया देते हुए बाबा कहते हैं। क्या है बाबा इसमें? अतुल उस डिबिया को खोलने लगता है, लेकिन बाबा उसे रोक देते हैं। नहीं बेटा, अभी इसे मत खोलो। जब तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगे या फिर तुम्हें समझ ना आए कि क्या करें, इसे तब खोलना। अब तुम निश्चित होकर घर जाओ। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। आशीर्वाद देते हुए बाबा ने अतुल को विदा किया। 2 दिन बाद अतुल के 18वें जन्मदिन पर 10 बजे के लगभग सब काम करने के बाद वो लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे वही सपना फिर आता है और वो उस हरी रोशनी के पीछे जाता है और फिर मकड़ी के डर से भागने लगता है। भागते भागते वो एक जंगल में पहुंच जाता है। चारों तरफ घना अंधेरा, झींगुरों की आवाज़ माहौल को और भी भयभीत बना रही थी। अतुल की डर से बुरा हाल हो रहा था। भयभीत और कांपता हुआ अतुल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे वहाँ किसी के आने की आहट आने लगती है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ें आने लगती हैं, तो देखने पर पता चलता है कि मकड़ियों के झुंड की एक लंबी कतार उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो डरते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ अपने कदमों से बढ़ने लगता है, तो एक पत्थर से टकराकर वो नीचे की तरफ गिर जाता है। सभी मकड़ियाँ उसे चारों ओर से घेर लेती है। वो कांपता हुआ उसी जगह बैठ जाता है। तभी उसे दूर से एक काले रंग की बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली विकराल मकड़ी आती हुई दिखाई देती है। अतुल का डर से बुरा हाल था, क्योंकि वो मकड़ियों की कैद में होने से वहाँ से भागने में भी असमर्थ था। वो बड़ी सी मकड़ी एक करीब आकार अतुल पर हमला करने ही वाली थी कि अतुल ने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। इसी हड़बड़ाहट में उसके हाथ से बाबा द्वारा दी गई डिबिया गिरकर खुल गई और उससे एक अंगूठी निकली, जिससे बहुत तेज हरे रंग की रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी से वहाँ एक अजनबी प्रकट हो गया। उस अजनबी ने जमीन पर पड़ी अंगूठी को उठा लिया और उसे अपनी उंगली में पहनकर उन मकड़ियों के झुंड की तरफ की, जिससे निकलने वाली तेज रोशनी से वहाँ उपस्थित सभी मकड़ियाँ एक पल में ही गायब हो गई और फिर वो अजनबी भी गायब हो गया। शांति महसूस होने पर जब अतुल ने आंखें खोली तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने राहत की सांस ली और अपने घर की तरफ वापस आ गए। तभी अतुल की नींद खुल जाती है, तो वो बाबा द्वारा दी गई डिबिया देखने लगता है, लेकिन वहाँ कोई भी डिबिया नहीं होती है। अतुल ये देख के आश्चर्य हो जाता है कि अभी जो उसने देखा या उसके साथ हुआ वो सपना था या सच। इस रात के बाद अतुल को दोबारा वो सपना कभी नहीं आया और अब उसे मकड़ियों से डर भी नहीं लगता था। तो दोस्तों, क्या आपको भी मकड़ियों से डर लगता है?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब अगला कहानी, यह कहानी है एक खौफनाक जंगल की। दीनदयाल वर्मा पार्क में एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हुए थे कि तभी उनके मित्र हरिनाथ वर्मा उनके पास आकर बैठ गए। अपने दोस्त को ऐसे उदास ख्यालों में देखकर वो ज़्यादा देर चुप ना बैठ सके और उनकी उदासी का कारण पूछने लगे। अरे यार, क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ है बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मुझे आर्यन की बहुत चिंता हो रही है। वो जब से अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग लौटा है बदल सा गया है। ना बाहर निकलता है, ना किसी से मिलता है और ना ही किसी से बात करता है। हर वक्त डरा सहमा सा रहता है और खुद को लगभग कमरे में बंद ही रखता है। बहुत कहने पर बस खाने के लिए ही कमरे से बाहर आता है और वो भी खाना लेकर अपने कमरे में ही भाग जाता है। आधी रात को अचानक से उठ बैठता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। हम लोग भी पास जाने की कोशिश करते तो हमसे ही डरकर कभी पर्दे के पीछे तो कभी बेड के नीचे छिप जाता और हमें वहाँ से जाने के लिए चिल्लाने लगता। समझ ही नहीं आता आखिर उसे हो क्या गया है। तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं उसे? दिखाऊं कैसे जब वो किसी को अपने पास आने जाने ही नहीं देता। तुम अभी मेरे पास चलो। कहाँ? पहले चलो तो मैं रास्ते में बताता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो एक डॉक्टर है। वो पक्का तुम्हारी मदद करेंगे। कहते हुए दोनों दोस्त एक मनोचिकित्सक के पास जाते हैं और उन्हें आर्यन के बारे में पूरी बात बताते हैं। आपकी पूरी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि आर्यन के साथ वहाँ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसका उसके दिमाग पर बहुत गहरा सदमा पहुँचा है। हमें पहले पता करना होगा कि उसके साथ हुआ क्या था, तभी आगे कुछ हो सकता है डॉक्टर। लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है कि किसी को कुछ बता सके। आप निश्चित रहिए, हम डॉक्टर्स के पास कई तरीके होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं। आप अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, मैं कल शाम को आपके घर आकर ही आपके बेटे को देख लूँगा। शाम के 6 बज रहे थे। दीनदयाल अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर हरिनाथ के साथ उनके घर आ गए और सीधे आर्यन से मिलने के लिए बोले। दीनदयाल उन्हें आर्यन के कमरे में ले जाने लगे, लेकिन हमेशा की तरह आर्यन पर्दे के पीछे छिप गया और उन्हें कमरे से बाहर जाने के लिए चिल्लाने लगा। जब वो बाहर नहीं गए तो वो कमरे की चीज़ें उनके ऊपर फेंकने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर दीनदयाल बहुत घबरा गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें शांत होने को कहा और दोनों को बाहर ही रुकने को बोलकर अंदर जाने लगे। आर्यन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। एक चमकने वाली चीज़ को दिखाते हुए वो धीरे धीरे उसके करीब गए। आर्यन, ये चाहिए तुम्हें? आओ मेरे पास आकर बैठो। उस चमकती हुई चीज़ को देखकर वो शांत हुआ और पास में आकर बैठ गया। डॉक्टर ने उसे वो चमकती हुई चीज़ दे दी और वो उसे ध्यान से देखने लगा। आर्यन देखो ये मेरे पास क्या है। ये एक पेटेंट को दिखाते हुए वो बोले। अब तुम आराम से टेक लगाकर बैठ जाओ और इसे ध्यान से देखो। कहते हुए उस पेटेंट को उसकी आंखों के सामने हिलाने लगते हैं। उसे देखते देखते उसकी आंखें भारी होने लगी और बंद होने लगी और फिर वो सो गया। डॉक्टर साहब इसे क्या हो गया? दीनदयाल के पूछने पर डॉक्टर ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और बैठने को बोला। घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे हिप्नोटाइज किया है। आप लोग बस शांत होकर बैठिए। आर्यन मुझे बताओ क्या हुआ था उस दिन जब तुम ट्रैकिंग पर गए थे? बताओ मुझे। ट्रैकिंग पर जाने के ख्याल से ही हम सभी दोस्त बहुत खुश थे। मैं भी बहुत खुश था क्योंकि पहली बार ट्रैकिंग पर दोस्तों के साथ जा रहा था। सभी ज़रूरत के सामान लेकर हम सभी निकल पड़े। पूरा दिन ट्रैकिंग करने के बाद रात होने के कारण हमने एक सही जगह देखकर वहीं पर रात गुजारने का निश्चय किया और कैंप लगा दिया। थके होने के कारण सभी खाना खाकर जैसे ही लेट गए थे, रात को किसी की चीख सुनकर मेरी नींद अचानक से खुल गई। लेकिन सब तो चैन से सो रहे थे, तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? यही सोचकर मैं टेंट से बाहर निकल गया। मैंने इधर उधर देखा और जब मुझे कोई भी नहीं दिखा तो मैं वापस टेंट में लौटने लगा।
लेकिन तभी मुझे एक साया सा दिखा और मैं कौन है वहाँ कहता हुआ उसके पीछे पीछे पता नहीं क्यों और कैसे चला गया। और कुछ दूर जाने पर वो साया मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं वापस लौटने के लिए पलटा, लेकिन ये देखकर मैं हैरान हो गया कि मैं एक जंगल के बीचों बीच खड़ा था। मुझे बहुत डर लगने लगा था और मैं दोस्तों के पास जाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन मैं लौट कर फिर से उसी जगह पर आ जाता। दौड़ते दौड़ते थक कर मैं चूर हो गया था और डर से मेरी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी। रुआया सा मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि तभी मुझे किसी की रोने की आवाज़ ही सुनाई दी। मैं उठा और आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज़ की दिशा में चलने लगा कि तभी मुझे एक झोपड़ी दिखाई दी। शायद वहाँ कोई होगा और वो मुझे इस जंगल से निकलने में मदद करेगा। यही सोचकर मैं उस झोपड़ी के अंदर कोई है कहता हुआ अंदर चला गया। जैसे ही मैंने उस झोपड़ी के अंदर कदम रखा, सैकड़ों चमगादड़ों के झुंड ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसी तरह वहाँ से बचकर निकला तो सामने एक बहुत बड़ा सांप फन फैलाया खड़ा हुआ था। वो मेरी तरफ बढ़ा कि तभी एक लड़की ने उस सांप को पकड़कर उठा लिया और दूर फेंक दिया। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी इतनी निडरता को देख मैं हैरान था। अब क्या यहीं खड़े देखते रहोगे या चलोगे फिर? यहाँ बहुत खतरा है, मुझे अपनी ओर एकटक निहारते हुए वो बोली। मैंने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ भाग लिया। हम दोनों भागते हुए बहुत थक गए थे और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तुम यहाँ इस जंगल में कैसे आए और क्या कर रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग करने आया था और पता नहीं कैसे रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। और तुम यहाँ क्या कर रही हो और कैसे आई? मैं भी यहाँ अपने दोस्तों के साथ आई थी और सभी एक दूसरे से अलग हो गए। ओह, तो हमारी मंजिल एक ही है, साथ मिलकर रास्ता ढूंढते हैं, भागो जल्दी से, कहते हुए वो मेरा हाथ पकड़ी और वहाँ से भागने का इशारा किया। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पीछे देखा तो कुछ अजीब से जानवर हमारे पीछे पड़े हुए थे। थोड़ी दूर भागने के बाद हम दोनों एक गड्ढे में गिर पड़े। उसने मुझसे कहा हमें किसी तरह इस गड्ढे से निकलना होगा और बहुत मुश्किल से हम दोनों उस गड्ढे से निकले और तभी हमें कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो मुझे लेकर फिर तेज़ी से भागने लगी। भागते भागते हम एक नदी के पुल पर पहुंच गए। पुल पर पहुंचते ही उसने मुझसे कहा कि इस पुल को जल्दी से पार कर लो, अन्यथा यहीं फंसकर रह जाओगे। वो बार बार पता नहीं क्या पीछे देखती जा रही थी और मुझे भगा रही थी। अचानक से एक आंधी जैसी हमारी ओर बढ़ने लगी और उसने मुझे ज़ोर से धक्का देकर पुल की दूसरी तरफ गिरा दिया। और गिरने के बाद जब मैं खुद को संभालते हुए उठा और पलटा तो देखा वो लड़की मुझे लहूलुहान हाथ हिलाते हुए दिखी। मैंने उसे जल्दी से अपनी ओर आने को कहा, लेकिन वो रोने लगी। मैं नहीं आ सकती, काश तुम्हारी तरह मुझे भी कोई उस दिन मिल गया होता तो आज मैं भी तुम्हारी तरह जिंदा होती। इस खौफनाक जंगल में हमेशा के लिए फंसकर नहीं रह जाती, रोते हुए कह रही थी कि तभी कुछ आकृतियाँ उसके पीछे उभरने लगी और उसे जंगल के अंधेरों में उसे खींचते हुए अदृश्य हो गई। मैं अवाक सा बस देखता रह गया और मन में सोचने लगा कि इतनी देर से जो मेरे साथ थी, मेरी सहायता कर रही थी, वो इंसान ना होकर एक आत्मा थी। और यही सोचते सोचते मैं बेहोश हो गया। सुबह कैंप वालों को जब मैं नहीं दिखा तो वो मुझे ढूंढने बाहर निकले और बेहोशी की हालात में उन्हें मिला मैं। उफ़, कितनी भयानक और डरावनी घटना थी जो मेरे बेटे के साथ हुई और इस सदमे ने इसे इतना बदल दिया। जी, इस घटना ने आर्यन की मानसिक स्थिति पर प्रहार किया है और उसकी ये हालत हुई। डॉक्टर साहब, अब मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? कैसे ठीक होगा? मैं कोशिश करता हूँ एक बार।
आर्यन, आर्यन, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे सुन रहे हो? हाँ, धीमे से कहता हुआ आर्यन अभी भी सम्मोहन के वश में ही था। आर्यन, ध्यान करो, तुम और वो लड़की साथ साथ पुल पर पहुँचे और पीछे से कोई आता दिखा तो तुम दोनों ही तेज़ी से भागे, लेकिन तभी उस लड़की का पैर मुड़ गया और वो गिर गई। और फिर वो तुम्हें वहाँ से जाने के लिए कहने लगी, लेकिन तुमने कहा तुम उसे साथ लेकर ही जाओगे और तुमने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और पुल को पार किया। पुल पार करते ही वहाँ सब गायब हो गया। तुम दोनों एक दूसरे से कुछ और पूछते तब तक तुम्हारे और उसके दोस्त आ गए और मुस्कुराते हुए तुम दोनों ने एक दूसरे को बाय बोलते हुए विदा ली और अपने अपने कैंप में वापस चले गए। तुम्हें इस बात का बहुत दुख है ना कि तुमने उससे ना तो कुछ उसका नाम पूछा और ना ही नंबर लिया कि उसकी मदद का शुक्रिया अदा कर सको। आर्यन, अब अपने वर्तमान में आ जाओ। मेरी बात सुन रहे हो ना? वापस आ जाओ। आप लोग इसके जगने से पहले इसे बेड पर लिटा दीजिए और बाहर चलिए। दीनदयाल ने वैसा ही किया और बाहर आकर तीनों लोग चाय पीने लगे। डॉक्टर साहब, आर्यन ठीक तो हो जाएगा ना? मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन जब तक वो नींद से नहीं जगता हम कुछ नहीं कर सकते। बस आप ईश्वर पर भरोसा रखिए। मम्मा पापा, आप लोगों ने जगाया भी नहीं। मैं इतनी देर तक सोता रहा। बहुत ज़ोर की भूख लगी है, खाना दीजिए। अंकल नमस्ते, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। आर्यन अंगड़ाई लेता हुआ कमरे से बाहर निकला। अपने बेटे को सही सलामत देख दीनदयाल बहुत खुश हुए और डॉक्टर का आभार व्यक्त किया, जिनकी वजह से आज आर्यन बिल्कुल ठीक हो गया था। थोड़ी देर में आर्यन अंगड़ाई लेता हुआ कमरे से बाहर निकला। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कुछ भूतों से रिलेटेड कोई कहानियाँ हैं या खुद की स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, ताकि आगे भी इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ आप सुनते रहो। धन्यवाद।